बात आई कि माली वही अच्छा कि जिसकी बगिया में हर तरह का फूल खिले। अगर माली को सिर्फ गेंदा पसंद है और वो गुलाब को फेंक दे, ये भी गलत है। आपका मंच बड़ी एक खूबसूरत और एक सुंदर माली की पहचान है, जहाँ विभिन्न विचारों की, क्योंकि वैचारिक लड़ाई है ना ये। कोई देखिए, इस देश के दलितों की ये वैचारिक लड़ाई है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसी कड़ी में मंचासीन यहाँ की जनता के बड़े हरदल अजीज पूर्व विधायक वहाब चौधरी जी विराजमान है, अजय प्रमुख जी जो राष्ट्रीय लोकदल से आते हैं यहाँ विराजमान है, किशन प्रधान जी जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, लाल सिंह वर्मा जी, चंद किशोर जी, मनोज भारती जी, संजय जी और तमाम लोग, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसी के साथ जय भीम जय भारत। और इस माफी के साथ एक दो जगह और जाना है सर, थोड़ा सा जाऊंगा। जय भीम। चेयरमैन श्री विकास देवती के साथ प्रोफेसर साहब का स्वागत करें, जोरदार तालियां। जय भीम। सभी को मेरा जय भीम। जय भीम। जय भीम। साथियों, आप सभी को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय सम्मानित मंच, क्योंकि आधे लोगों के मैं नाम जानता हूं, हमारे विधायक जी हैं, कुछ लोगों के नाम अगर छूट जाएंगे, मैंने उनके लिखने के लिए बोला है। आपने मुझे यहाँ, मैं लगभग पिछले 2-3 साल से, चांद किशोर जी हैं, वर्मा जी हैं, संजय भाई हैं, तमाम लोग, मैं आता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। एक चीज मुझे पिछले 4 दिन से विधायक जी, ये अप्रैल के महीना है और लोगों में इतना जोश है। मैं पिछले 8 दिन से, स्पेशली आज, एक नई आवाज है। बड़ी बड़ी कॉलोनियां, अभी जब मैं मेरठ से आ रहा था, अनशन कॉलोनी हो या बड़ी बड़ी कॉलोनियां, लोग कुछ भी हो, जो भी उनके पास साधन है, चाहे वो भंडारे के रूप में, चाहे वो हलवा हो, पानी हो, लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ वो बिहेवियर है, हमने वो भी समय गुजारा है कि कहीं ना कहीं लोगों ने बड़ा दबाव डाला, पहचान को मिटाया, दिखाया। तो इतना जोश होने के बावजूद भी आखिर वो क्या हालात है? ये सारा का सारा जोर जब पॉलिटिकल प्रेशर की तरफ जाता है तो ये कमजोर पड़ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बड़ा खेला हो रहा है। एक छोटी सी शुरुआत करता हूं। मैं मुगल की बात नहीं करता, मैं आर्यंस की बात करता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आर्यंस कहीं बाहर से आए, ये तिलक कहता है। तिलक ने कहा कि आर्यंस बाहर से आए। जब आर्यंस बाहर से आए, यहां का कोई मूल निवासी भी होगा। लड़ाई होती है और यहाँ के मूल निवासियों को जात में बांट करके, जातीय व्यवस्था में बांट करके कहीं ना कहीं कब्जे में कर देता है। और उसी जातीय व्यवस्था के खिलाफ 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के रूप में एक मुक्तिदाता मिलते हैं, जो इस देश की व्यवस्था और इस देश का जो दलित, जो बहुजन है, जो मूल निवासी है, उसको कब्जे में किया हुआ है और उसकी मुक्ति का एक रास्ता निकालते हैं। और इसी भारत में
चंद्रगुप्त मौर्य भी पैदा होते हैं, जो म्यांमार से लेकर के आपके कंधार तक जिनका राज होता है। इसी देश में अशोक भी पैदा होते हैं, जो सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं। इसी देश में तमाम वो दलितों के बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, दलितों का एक साम्राज्य पैदा होता है। फिर कहानी पलटती है, और फिर कहानी पलटती क्या है कि बौद्ध मठ खत्म, सारी व्यवस्थाएं खत्म। इसी देश में, इसी देश के अंदर लाखों बुद्धिस्टों को अलग कर दिया गया, लाखों बुद्धिस्टों को मार दिया गया। जो तमाम बौद्ध मठ थे, ये बौद्ध मठ की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी भारत के अंदर इस देश का दलित, इस देश का बुद्ध अपनी धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के अंदर पिछले 2 महीने से जो हमारे बुद्ध समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। मांग कितनी है? मांग सिर्फ इतनी है कि बिल जो 1949 का जो एक्ट है, वो बिहार की विधानसभा से पास एक्ट है, और वो उसमें खामियां देखिए कि पहली बार किसी भी धार्मिक, जो अल्पसंख्यक धार्मिक है, उसके अंदर 4 हिंदू 4 बौद्ध, और उसको लीड कौन करेगा? उसको लीड कौन करेगा? जिलाधिकारी। मुझे ये बताइए कि किसी हिंदू के मंदिर में क्या नमाज पढ़ी जाती है? किसी सिख के गुरुद्वारे में क्या पूजा पाठ होती है? किसी और गिरजाघर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होती? तो बुद्धों के ऊपर ये अत्याचार क्यों हो रहा है भाई? आप क्यों नहीं मुक्ति दिलाते? आपका आंदोलन क्यों नहीं होता? लेकिन कोई बोलेगा नहीं। जो वो संविधान उठा करके रोज घूमते हैं, आप सुनिए खेला कहां से हो रहा है कि लोग संविधान पकड़ेंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, जय भीम की बात करेंगे, और आपसे कहेंगे कि वोट दे दो भाई। क्यों वोट देते भाई? अरे क्यों वोट देते? आप सुनिए, मैंने कहा कि लोकसभा के चुनाव की चिता की आग अभी ठंडी भी ना हुई थी कि तमाम संविधान बचाव वाले पे धोखा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर के वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण होगा, ये बहुत बड़ा हमला था। भारत में आरक्षण के ऊपर ये सबसे बड़ा न्यायिक हमला था। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने आज तक राहुल गांधी का कोई बयान नहीं है। जो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पीडीए के नाम पे या व्यवस्था के नाम पे बीजेपी मुकर गई, लेकिन ऐसे समय में अगर दलितों के लिए जो आंदोलन किया लोगों ने, हम उनका शुक्रगुजार हैं, उन पार्टियों का शुक्रगुजार हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी दल हो। देखिए, आपको जानबूझ करके कैद किया जा रहा है, आपको वही बुद्ध के जमाने में पहुंचाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर पूरी दुनिया ये मान रही है, पूरी दुनिया में बाबा साहब के फॉलोवर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में अगर अंबेडकरवाद या अंबेडकर विचारधारा अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अंबेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग कैसे पीछे हो सकते हैं? कहीं ये खेला तो नहीं है? कहीं आपको ये नशा तो नहीं दिया जा रहा? कहीं आपको भटकाया तो नहीं जा रहा? क्योंकि ये भी सच है, पूरी दुनिया में ये भी एक शोध का विषय है, ये भी एक शोध का विषय है कि एक भूखा, नंगा, तिरस्कृत दलित इस देश की मुख्य धारा में जिन जिन क्षेत्रों में उसको मौका मिला, वो कहीं ना कहीं परचम लहरा रहा है। इस देश का अगर चांद अभियान होता है तो वहाँ वैज्ञानिक जो साउथ के हैं वो भी कहीं ना कहीं दलित है। इस देश में अगर कोई डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, पूरी व्यवस्था होती है, वहाँ एक दलित होता है। तो अगर ऐसी व्यवस्था में कई लोग आपको डर तो नहीं दिखा रहे, कई लोग आपको भटका तो नहीं रहे, क्योंकि ये देश बदलेगा, ये देश बदलेगा, इस देश की व्यवस्था बदलने वाली है, इस देश की व्यवस्था परिवर्तित होने वाली है। इस देश के दलितों का भविष्य क्या होगा? अगले 50 साल बाद भारत की व्यवस्था क्या होगी? भारत की व्यवस्था बदल चुकी होगी। अब ये लड़ाई गन्नों का युद्ध नहीं है, ना ये परमाणु बम का युद्ध है, अब ये AI का युद्ध है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से इस देश के दलितों को अपने आप को रूबरू करना पड़ेगा। अगर भारत विकसित होगा, अगर भारत
विकसित होगा तो बिना 25% आबादी को देश की मुख्य धारा से जोड़े हुए ये भारत कभी भी विकसित हो नहीं सकता। अगर ये आप सुनिए, एक छोटी सी लाइन कहता हूं कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर, कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर विकास की गाड़ी दौड़ नहीं सकती, चाहे उसमें आप 5 ट्रिलियन हॉर्स पावर का इंजन लगा दो या 1 हॉर्स पावर का इंजन लगा दो। ये मान लीजिए, बिना दलितों को इस देश की मुख्य धारा में जोड़े हुए ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। चाइना इसका सीधा सीधा लड़ रहा है। अभी जो लोग कहते हैं ना, एक बच्चा एक बच्चा एक बच्चा, आपको मालूम है वो क्या कर रहे हैं? दुनिया में किसी भी राष्ट्र के पास अगर प्राकृतिक संसाधनों से बड़ा अगर कोई संसाधन है तो उसकी आबादी है। मानव संसाधन सबसे बड़ा होता है। ये चाइना ने करके दिखाया। चाइना ने अपने मानव संसाधन का बेहतर उपयोग किया और वो बेहतर उपयोग का परिणाम ये है कि आज चाइना दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। ट्रंप को कहीं ना कहीं युद्ध लड़ना पड़ रहा है। मेरा मानना सीधा सीधा ये कहना है कि इस देश के दलितों को अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा। उसका क्या राजनीतिक एजेंडा है उसको पहचानना पड़ेगा। मैं किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा इस देश की व्यवस्था में शामिल होने के लिए एजुकेशन, आधुनिक एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, व्यवस्था। और एक छोटी सी बात के साथ एक अपनी बात खत्म करूंगा। आपको मालूम है कि बाबा साहब ने आपसे कहा कि आप एजुकेशन ले लो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के दलितों से एक अपील और भी की कि ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है। ये जो आजादी मिली है 1857 की पहली आजादी की लड़ाई और दूसरी आजादी की लड़ाई में ये देश आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि ये देश के दलितों को तीसरी आजादी की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी। और इस देश के दलितों को तैयार रहना चाहिए। उसके हक की लड़ाई, उसके अधिकारों की लड़ाई कहीं ना कहीं तीसरी आजादी की लड़ाई होगी। और इसके साथ साथ ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी? ये लड़ाई जीती जाएगी जो आपकी माइग्रेशन पावर है। एक दलितों की सबसे बड़ी जो खामी है, जिसके ऊपर बाबा साहब ने बोला कि दलितों के अंदर माइग्रेशन पावर बहुत कम होती है। वो माइग्रेट उसके कारण हो सकते हैं क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। उसको लगता है कि अगर वो यहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ जाएगा उसको डर लगता है, लेकिन इसी डर का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। आपको मालूम है, दुनिया का कोई भी किसी भी आबादी का डाटा निकालिए, अगर यूरोप छोटा सा है, वहाँ के लोग माइग्रेट करें, चाहे वो समुद्र के रास्ते गए, चाहे वो जंगल के रास्ते गए। अगर आप यूरोप में माइग्रेशन, अगर अरब के लोग पूरी दुनिया में फैले, अगर पंजाब में आप देखेंगे, पंजाब में आपको मालूम है कि भारत में सबसे ज्यादा माइग्रेट करने वाला पंजाबी है। वो कनाडा चला गया, वो अमेरिका चला गया, वो ब्रिटेन चला गया, वो बड़ा प्रोग्रेसिव है। अब इस देश के दलितों को माइग्रेट करना पड़ेगा। मारवाड़ी देखो ना, मारवाड़ी कितना सा है, कितना सा मारवाड़ी है, लेकिन वही मारवाड़ी इतना चालाक है कि वो आपके नॉर्थ ईस्ट में भी जाकर के व्यापार करेगा, वो कश्मीर में भी जाकर के व्यापार करेगा, वो पहाड़ पे भी जाकर के व्यापार करेगा, उसकी दुकान है। इस देश के दलितों को जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बेहतर मैनेजमेंट करना है इस देश की व्यवस्था में शामिल होने के लिए। क्योंकि मुझे ये लगता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 1000% दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का दलित मूवमेंट क्या होगा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस देश में अगले 10 से 15 साल में इस देश की व्यवस्था के ऊपर दलित कहीं ना कहीं काबिज होगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।